फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हिंदी के महान आलोचक रामविलास शर्मा का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर हमने एक ही थीम चुनी है और उस थीम के जरिए हम पूरे के पूरे जो आज के परिदृश्य पर नजर डालेंगे। और वो थीम अपनी हमारी चुनी हुई नहीं है, असल में वो थीम हमें रामविलास जी ने ही दी है। रामविलास जी का एक बहुत ही चर्चित और कम पढ़ा गया निबंध है जो 1947 में उन्होंने लिखा था, जब हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। तो उस हिंदुस्तान के आजाद होने के सिर्फ 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए और अक्टूबर 1947 में उन्होंने ये निबंध लिखा था और निबंध का शीर्षक था संस्कृति और फासिज्म। दिलचस्प बात यह है कि रामविलास शर्मा ने जब ये निबंध लिखा 1947 में और आज जब मैं इस पर बात कर रहा हूं तो मेरी जहां तक छोटी मोटी जानकारी है साहित्य, कला, संस्कृति, आलोचना के लेखन की, ये निबंध सबसे कम चर्चा में रहा, इसकी बातें कम हुई। खासतौर पर जब सांप्रदायिकता का उभार पूरे देश में आया तो उस समय तो एकदम ये नोटिस नहीं लिया गया निबंध। 1947 में अक्टूबर में रामविलास शर्मा जो सोच रहे थे और जिन चीजों की तरफ संकेत कर रहे थे वे चीजें इफरात में हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप लोग संस्कृति और फासिज्म जो शीर्षक निबंध है रामविलास शर्मा का, इस निबंध को जरूर पढ़ें, क्योंकि अभी जो दौर है, जैसा कि मैंने मनेहर पांडे पर जो बातचीत आपसे की थी उस समय मैंने उनके खास निबंध का जिक्र किया था जो आपातकाल के संदर्भ में लिखा गया था। जब हम साहित्य की आलोचना करें तो साहित्य के सामने जो समाज है उस समाज को हम देखें, समाज से आंख मिलाने की कोशिश करें, सत्ता से आंख मिलाने की कोशिश करें और उन शक्तियों से आंख मिलाने की कोशिश करें जो इस समाज को पूरी तरह से रौंद रही हैं। हमारे यहाँ जो आलोचना का जो पैटर्न बन गया है वो ये है कि हम जो सबसे चुनौतीपूर्ण एरिया हैं उनमें हमारी जो हिंदी साहित्य की आलोचना है वो कम से कम दाखिल होती है। हमारा जो हिंदी का जो बुद्धिजीवी है, शिक्षित मध्य वर्ग है, वो कम से कम दाखिल होता है। मुझे रामविलास शर्मा इसलिए बेइंतहा पसंद है कि मैं पहले भी एक दो लेक्चर फेसबुक पर कर चुका हूं उनको लेके, क्योंकि रामविलास शर्मा जो सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं आलोचना के उनमें दाखिल होते हैं। और आज जिस निबंध की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ये इस पर मैंने पहले कभी बात नहीं की, इवन मैंने कभी लिखा भी नहीं, मेरी याददाश्त में था, मैंने पढ़ा था ये, लेकिन आज मुझे लगा कि ये बहुत रिलेवेंट है। मुझसे चूक ये हुई कि जब मैंने रामविलास शर्मा पर पुस्तक लिखी तो मैं इस निबंध का जिक्र तक करना भूल गया। मुझे लगा कि हम साहित्य के इतिहास और खासतौर पर लेट कैपिटलिज्म में किस तरह साहित्य के इतिहास की समस्याएं आ रही हैं उन पर वो केंद्रित थी, वो पूरी की पुस्तक और रामविलास शर्मा को लेकर थी। तो वो चीज मेरे जहन से निकल गई क्योंकि उस समय सांप्रदायिकता का इस तरह का चैलेंज, फासिज्म का इस तरह का चैलेंज सामने नहीं था। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो निबंध है संस्कृति और फासिज्म, ये निबंध जरूर पढ़ा जाना चाहिए। दो एक चीजें बुनियादी तौर पर जो इस जो थीम हमने चुनी है उसके संदर्भ में फिर मैं उनकी इसी निबंध पर आऊंगा। वो पहली चीज ये कि हम लोगों ने ये मान लिया है कि बुद्धिजीवी की जो भूमिका है वो भूमिका खाली
जो विभिन्न साहित्यिक विधाएं उनकी आलोचना तक सीमित है। जबकि कायदे से अगर मुझे एक धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण करना है और धर्मनिरपेक्ष संविधान का व्यवहार में पालन करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि मैं धर्मनिरपेक्ष साहित्यालोचना भी विकसित करूं। बिना धर्मनिरपेक्ष आलोचना विकसित किए, यानी आलोचना से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मार्क्सवादी आलोचना से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि जरूरत इस बात की है कि धर्मनिरपेक्ष आलोचना विकसित की जाए। हमारे यहां धर्मनिरपेक्ष आलोचना पदबंध को लेकर, कैटेगरी को लेकर मिनिमम बातचीत है, बातचीत नहीं है यह कहना ज्यादा सही होगा। मैं पिछले 2006-07 से मैं लगातार ये सेकुलर क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर लिख रहा हूं। इसमें जो हमारे यहाँ के लोगों का योगदान है उसको लेकर भी मैंने ध्यान खींचा है। और ये सेकुलर क्रिटिसिज्म की धारणा सबसे पहले जिसने प्रोपेगेट की, जो प्रक्षेपित की, उसमें हिंदी में सबसे पहले नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वे सेकुलर क्रिटिसिज्म को ऐहिकता मूलक आलोचना कहते थे और पश्चिम में इस सेकुलर क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को जनप्रिय बनाने में एडवर्ड सईद की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन हिंदी में जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक काम किया सेकुलर क्रिटिसिज्म को विकसित करने का, उनका नाम है रामविलास शर्मा। संयोग की बात देखिए कि रामविलास शर्मा, जिन्होंने के सबसे बड़ी शक्ति, अपनी इंटेलेक्चुअल शक्ति खर्च की सेकुलर क्रिटिसिज्म पर, हिंदी का ही एक गिरोह नामवर सिंह के नेतृत्व में उनको आरएसएस का पिछलग्गू या आरएसएस की विचारधारा के करीब का घोषित करने में लग गया। हिंदी की दशा यह है। अब आप सोचिए कि रामविलास शर्मा जैसा व्यक्ति, जो कि नामवर सिंह ने धर्मनिरपेक्ष आलोचना को लेकर कभी कुछ नहीं लिखा, धर्मनिरपेक्ष आलोचना पदबंध का भी अपनी किसी भी आलोचना के निबंध में इस्तेमाल तक नहीं किया। जबकि रामविलास शर्मा ने अपनी विभिन्न किताबों के जरिए, और एक किताब का नाम मैं खासतौर पर लेना चाहूंगा, जो कि सेकुलर क्रिटिसिज्म की एक तरह से गाइड बुक हो सकती है हिंदी के लोगों के लिए। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने उस पुस्तक को देखा है, नहीं देखा है तो देखें जरूर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण से नाम से जो पुस्तक है, वो एक तरह से धर्मनिरपेक्ष आलोचना कैसी हो सकती है उसकी एक तरह से गाइड बुक है। उस पुस्तक में रामविलास शर्मा अपनी पहले की बनाई हुई अनेक धारणाओं से आगे निकल जाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हमारे यहां जो लोग हैं उसमें नामवर सिंह भी शामिल है, उसमें मैनेजर पांडे भी शामिल है, उसमें और दूसरे लोग भी शामिल हैं। वे एक चीज को लेकर उलझ गए कि रामविलास शर्मा ने जो नवजागरण का जो कैटेगराइजेशन किया है वो कैटेगराइजेशन गलत है, इसी चीज को लेकर उलझ गए। वे इस चीज को भूल ही गए कि रामविलास शर्मा जिस पैराडाइम को निर्मित कर रहे हैं वो पैराडाइम सेकुलर क्रिटिसिज्म का पैराडाइम है। तो हमारे यहां तो हालत यह है कि जो तीन टॉप इंटेलेक्चुअल हैं, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे और रामविलास शर्मा, उन तीनों की स्थिति है कि एक रामघाट और एक श्यामघाट। तो साधारण आदमी की स्थिति क्या होगी, साधारण पाठक की स्थिति क्या होगी, और जो हमारे जो शिक्षक समुदाय है उसकी तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर है। जो हिंदी पढ़ाते हैं उनकी स्थिति और भी बदतर है। आप सर्वे करके देख लीजिए, शायद ही आपको 10 लोग ऐसे मिले जो ये कहें कि हां, हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक ठीक से पढ़ी और समझी है। वह पहली पुस्तक है जो आज आपातकाल के बाद उसका प्रकाशन हुआ। वो पहली पुस्तक है जो कि बहुत ही गंभीरता से साहित्य का पूरा दायरा बदल देती है। पहले साहित्य के दायरे में, साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न साहित्यिक विधाओं का हम जिक्र करते थे।
पहली बार ऐसा होता है कि साहित्यिक विधाओं का जिक्र ही सिर्फ नहीं है उसमें, बल्कि साहित्यिक पत्रिका में जो कुछ लिखा गया है, और उसमें आधार बनाया गया किसे? सरस्वती पत्रिका को। साहित्यिक पत्रिका में जो कुछ लिखा गया है वह साहित्य है। उसमें ज्योतिष पर भी लेख हैं, उसमें अर्थशास्त्र पर भी लेख हैं, उसमें ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पर भी लेख हैं, उसमें आदिवासियों पर, जनजातियों पर भी लेख हैं और उस आलोचना है। यानी साहित्य के क्षेत्र में जो हम लोग जो बहस करते रहते हैं ना कि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, दलित कहां है, आदिवासी कहां है, साहित्य के क्षेत्र में ये प्रश्न उठते रहे और इन पर लोग लिखते रहे हैं, ये साहित्य का हिस्सा रहे हैं। इधर एक ऐसा समूह पैदा हुआ अनफॉर्चुनेटली, और वो परंपरा के ज्ञान के अभाव के कारण मैं उसे मानूंगा कि उन्होंने ये मान के सारी बातें कही कि हिंदी आलोचना में तो दलितों का ध्यान ही नहीं रखा गया, आदिवासियों का ख्याल ही नहीं रखा गया। वो पुस्तक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मसलन अगर काशी प्रसाद जायसवाल हिस्टोरियन का लिखा हुआ साहित्य का हिस्सा बन सकता है, जैसा कि है, तो इरफान हबीब का लिखा हुआ हिंदी की किसी पत्रिका में साहित्य का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता? वो भी बन सकता है। और ये एक नई जगह थी जो कि साहित्य के दायरे को विस्तृत करती थी। रामविलास शर्मा अकेले पहले व्यक्ति हैं, सेकुलर क्रिटिसिज्म का पहला प्रस्थान बिंदु है कि वह इंपीरियलिज्म को कैसे एनालाइज करता है। दूसरा महत्वपूर्ण सेकुलरिज्म का, जो सेकुलर क्रिटिसिज्म का प्रस्थान बिंदु है, वो ये कि वे सेकुलराइजेशन के या धर्मनिरपेक्षीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, जीवन शैली के प्रश्नों, संस्कार के प्रश्नों, आदतों के प्रश्नों, अंधविश्वास के प्रश्नों, पूजा अर्चना, धर्म, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों, इन तमाम प्रश्नों पर साहित्यिक आलोचना कैसे देखती है? क्या वे साहित्य के दायरे में आते हैं कि नहीं आते? रामविलास शर्मा इन सारी चीजों को साहित्य के दायरे में शामिल करते हैं, और यह एक बड़ी घटना है और बड़ा परिवर्तन है। अभी भी हमारे यहां बहुत सारे लोगों में ये व्याधि है। अधिकतर हिंदी के आलोचकों और हिंदी के जो शिक्षक हैं, जो साहित्य पढ़ाते हैं, उनमें यह व्याधि है कि वे साहित्य का दायरा बड़ा नहीं करना चाहते, जबकि रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक को लिखकर साहित्य का वह दायरा जो उनको विरासत में मिला था उसे एकदम विस्तार देते हैं। तो मेरी जो पहली गुजारिश है वो ये कि रामविलास शर्मा का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी नजर में वो ये है कि उन्होंने साहित्य का जो आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो पूरी की पूरी डिबेट चली टिल इमरजेंसी, उस साहित्य के दायरे को वे एक सिरे से तोड़ते हैं और नए सिरे से निर्मित करते हैं, और उसमें वे तमाम चीजें शामिल करते हैं जो साहित्यिक पत्रिका में छपी हैं। और वे एक तरह से साहित्य को साहित्य फिर नहीं रहने देते, वे लेखन की कैटेगरी में ले आते हैं। और ये जो सिर्फ है साहित्य का लेखन में रूपांतरण, पहले लिटरेचर था, अब राइटिंग है। अभी हमारे यहां तो अधिकतर लोग ये राइटिंग के तौर पर चीजों को देखते ही नहीं, अभी तो साहित्य के ही तौर पर देखते हैं। रामविलास शर्मा ने उस किताब में कॉन्सेप्चुअली जिस चीज को इंफेसिस के साथ में साहित्य के कॉन्सेप्ट को बदलते हुए रखा है। हमारे यहां मुश्किल क्या है कि हमारे यहां अंतर वस्तु को लेकर युद्ध बहुत होता है। रामविलास शर्मा ने ये जो नवजागरण का जो कैटेगराइजेशन किया, इसको लेकर बहुत धर्म युद्ध है, जो कि मेरी नजर में वो एक तरह से उतना प्रासंगिक नहीं है जितना प्रासंगिक साहित्य का दायरा है। मसलन अब साहित्य के क्षेत्र में आप कानून पर लिखे गए निबंध शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? रामविलास शर्मा करते हैं, लेकिन साहित्य के इतिहासकार तो नहीं करते। तो साहित्य का जो इतिहास और साहित्य का जो ढांचा जो पहले से चला आ रहा था, उसको
बुनियादी तौर पर रामविलास शर्मा एक सिरे से बदल देते हैं। और इस पर आप उठा के देखिए हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं को, मेरा जितना अनुभव है, मैं नहीं जानता कि मैं सारी पत्रिकाएं पढ़ता हूं, लेकिन मेरा जितना छोटा मोटा अनुभव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे कि अधिकतर साहित्यिक पत्रिकाओं ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक की ठीक से समीक्षा भी प्रकाशित नहीं की। और तो और छोड़ दीजिए, डॉक्टर दामर सिंह जैसा पुरोधा आलोचक जब यह कहता है कि मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी, तो मेरे लिए चिंता की चीज होती है। मेरे लिए चिंता की चीज होती है ये कि अगर नामवर सिंह उस पुस्तक को नहीं पढ़ते, नामवर सिंह अगर रामविलास शर्मा के लिखे को नहीं पढ़ते, और जिनको मेरी बात पे अविश्वास है, मैं उन्हें रेफर करना चाहूंगा। एक पत्रिका दिल्ली से निकलती है जिसने कि एक विशाल अंक रामविलास शर्मा पर, महाविशाल अंक निकाला, उद्भावना नाम है उसका। उसमें नामवर जी का एक विस्तृत इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में नामवर जी ने बताया कि उन्होंने कौन सी 4-5 किताबें पढ़ी हैं रामविलास शर्मा की। और आप समझिए हिंदी में आलोचना का विकास कैसे होगा, जब हिंदी में जब टॉप रैंक प्रथम कोटि के जो आलोचक हैं, टॉप रैंक प्रथम कोटि के जो प्रोफेसर हैं, वे ही अपने पठन पाठन और लेखन का हिस्सा अगर एक बड़े आलोचक को नहीं बनाते, तो कैसे आलोचना का विकास होगा। एक अन्य चीज जो कि रामविलास शर्मा ने साहित्य के आलोचना के परिदृश्य को बदलने में की, वो ये कि साहित्य की आलोचना अपनी कंटेम्परेरी राजनीति की जो प्रमुख ज्वलन समस्याएं, उनसे हमेशा मुठभेड़ करती रही है। रामविलास शर्मा ने लगातार लिखा है इसे लेकर। दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको, जिस निबंध की मैं भी आपसे चर्चा करूंगा वो 47 का है। अभी मेरे पास वो पुस्तक नहीं है, एक पुस्तक है उनकी भारतीय साहित्य की भूमिका, बहुत शानदार पुस्तक है। और उस पुस्तक में उन्होंने बाकायदा सांप्रदायिकता के जो करेंट ट्रेंड है, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद विकसित हुआ, जिनसे साहित्य प्रभावित हुआ, उनकी भी चर्चा की है। तो रामविलास शर्मा पर बात करते समय यह चीज बेहद जरूरी है कि रामविलास शर्मा जो समसामयिक सेकुलर ट्रेडिशन की तरफ क्यों मैंने ध्यान खींचा, धर्मनिरपेक्ष आलोचना क्यों, आलोचना नहीं चाहिए मुझे धर्मनिरपेक्ष आलोचना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष आलोचना कभी भी अपनी समसामयिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थनीति और दूसरे जो क्षेत्र हैं, इनको वो छोड़कर बात नहीं करती। हमारे यहां तो मुश्किल यह है कि जो साहित्य का आलोचक है वो राजनीति पर बात ही करना पसंद नहीं करता। आधुनिक काल में आप साहित्य लिखेंगे, आधुनिक काल में साहित्य की आलोचना लिखेंगे और आप पॉलिटिक्स पर बात नहीं, खासतौर पर समसामयिक राजनीति पर बात नहीं करेंगे, यह संभव नहीं है। रामविलास शर्मा के यहां एक अपडेटिंग मिलेगी, कंटिन्यूअस अपडेटिंग मिलेगी। वो मार्क्सिज्म को लेकर अपडेटिंग है, वो मार्क्सिज्म की अनेक धारणाओं से अपने को अलग करते हैं, वो एक नई ढंग से सोचते हैं। वे भारतीय परंपराओं में जो डिस्कोर्स है उसमें भी वे तमाम मार्क्सवादियों के दृष्टिकोण से अपने को अलगाते हैं और नए ढंग से सोचते हैं। लेकिन वे ये सोचते समय एक चीज विकसित करते हैं, बड़ा फलक, जिसे हम लोग कहते हैं आलोचना का एक बड़ा फलक। बड़ा फलक क्या है? बड़ा फलक यह है कि हमारे लेखक के नाते, हमारे आलोचक के नाते जनता से कितने गहरे संबंध और सरोकार हैं। वे अरस्तु पर बात कर रहे हैं, वे सुकरात पर बात कर रहे हैं, लेकिन नजर भारत के समाज पर है। वे वेदों पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर वर्तमान के भारतीय समाज पर है। किसके लिए लिखते हैं हम लोग? वर्तमान के लिए लिखते हैं। साहित्य के इतिहास दृष्टि और साहित्य के आलोचना दृष्टि का जो मूलाधार है वो वर्तमान है। लेकिन हमारे यहां तो एक अजीब सी स्थिति है कि आपको वर्तमान तो नजर ही नहीं आएगा, आलोचना की पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी। और ये तकरीबन हर व्यक्ति के, आलोचक के सामने ये एक चुनौती है। ये आप उठा के देखिए, आप रामविलास शर्मा को आप उठा के देखिए, वो लगातार कंटेम्परेरी इश्यूज पर उन्होंने लिखा है, विस्तार से लिखा है।
तो मेरी नजर में रामविलास शर्मा ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये कि नंबर एक, समसामयिक राजनीति और उसके प्रश्न, सत्ता और उसके नीतिगत सवाल और दृष्टि, ये साहित्य की आलोचना के केंद्र में होंगे। और यही तो सेकुलर क्रिटिसिज्म की बुनियादी मांग रही है। यही इसी की तरफ एडवर्ड सईद ने ध्यान खींचा था। जो लोग पश्चिम से ज्यादा प्रभावित होते हैं उनके लिए मैं एडवर्ड सईद का नाम ले रहा हूं, मेरे लिए रामविलास शर्मा ही काफी है। यह बात दीगर है कि रामविलास शर्मा ने जैसा कि उनके लेखन से पता, उन्होंने एडवर्ड सईद को उस तरह से पढ़ा नहीं था जहां तक उनके लेखन से पता चलता है। लेकिन एडवर्ड सईद ने तो ये एक विश्व स्तर पर यह चीज क्रिएट की सेकुलर क्रिटिसिज्म के नाम से। सेकुलर क्रिटिसिज्म के नाम से उनका एक फेमस निबंध ही है। लेकिन इस पदबंध का सबसे पहले प्रयोग तरीके से मध्यकालीन जो बोध का स्वरूप, जो हजारीप्रसाद द्विवेदी की पुस्तक थी, उसमें सबसे पहले यह चीज दाखिल होती है आलोचना के तौर पर। और वे उसे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेकुलर क्रिटिसिज्म को वे नाम देते हैं अहिंसामूलक आलोचना, अहिंसामूलक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य को। तो रामविलास शर्मा को याद करते समय मेरे दिमाग में बार बार एक ही चीज आती है कि जिसका कि मुझे अफसोस भी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष आलोचना के साहित्य के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष आलोचना के विकास पर बात करनी चाहिए। साहित्य का जो दायरा बदल गया है, बढ़ गया है। साहित्य अब साहित्य की कोटि से लेखन की कोटि में रूपांतरित हो गया है। इस पर हमें बात करनी चाहिए। यह साहित्य की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। अभी हमारे यहां तो सोच ही नहीं रहे हैं लोग। पश्चिम में सबसे पहले इस चीज की तरफ ध्यान गया दरिदा का। फ्रांस के छात्र आंदोलन से प्रभावित होकर सबसे पहले उनकी नजर गई। रामविलास जी का ध्यान गया इस पहलू की तरफ आपातकाल के दौरान, क्योंकि उनकी जो पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, वह आपातकाल के बाद आती है। अब एक अन्य चीज जो कि बहुत जरूरी मुझे लगती है कि रामविलास शर्मा का जो फेमस निबंध है संस्कृति और फासिज्म, उस निबंध को जरूर पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। 1947 में अक्टूबर में लिखा गया वो निबंध है। उनकी एक किताब है संस्कृति और साहित्य, उसमें वो निबंध उपलब्ध है। मैं आज जब आपके बीच में आने के पहले मैंने वो निबंध पढ़ा, उसके कुछ मैंने नोट्स लिए। आश्चर्यजनक है कि पूरा निबंध आपको लगेगा ही नहीं कि ये 47 में लिखा गया। आपको उसकी अधिकांश चीजें ऐसी लगी कि वो अभी के लिए लिखा गया है। रामविलास शर्मा जिंदा है, उन्होंने ताजा निबंध लिखकर भेजा है किसी पत्रिका के लिए। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में सीधे लिखा गया निबंध है। उस समय रामविलास शर्मा एक व्यक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कहते हैं कि फासिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास में एक वैकल्पिक दृष्टि और वे सबसे बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। और फासिज्म के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसमें वे कई लोगों के नाम लेते हैं, उसमें एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम है जो फासिज्म की राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। रामविलास शर्मा उसमें इस्लामिक फासिस्ट और हिंदू फासिस्ट दोनों की ही तीखी आलोचना करते हैं। अब सवाल यह है कि उस निबंध को पढ़ें कैसे, समझें कैसे। उसमें एक बहुत ही अच्छी ढंग से उन्होंने बात शुरू की है। उन्होंने कहा है कि फासिज्म आता कैसे। फासिस्ट ताकतें कैसे आती हैं, फासिज्म की राजनीति की जरूरत क्यों पड़ती है लोगों को या राजनीतिक दलों को, या ये जो कैपिटलिज्म है जिसमें कि हम जनतंत्र में रहते हैं, इस पूंजीवादी जनतंत्र में
फासिज्म आता कैसे है, उसमें उन्होंने एक खास चीज की तरफ ध्यान खींचा है जिसको कि मैं जरूर रेखांकित करना चाहता हूं। वो ये कि अपनी असंगतियों से छुटकारा पाने के लिए, हमारे जो बुर्जुआ डेमोक्रेसी है उसकी अपनी बहुत सारी असंगतियां हैं। बुर्जुआ डेमोक्रेसी में जो शासक दल हैं उनकी अपनी बहुत सारी असंगतियां हैं। तो अपनी असंगतियों से छुटकारा पाने के लिए फासिज्म की राजनीति का श्री गणेश होता है। जो लोग ये कहते हैं कि फासिज्म कोई नया बाद है, वो कहते हैं नहीं, फासिज्म कोई नया बाद या नई कोई सभ्यता या नई कोई व्यवस्था या कोई नई कल्चर नहीं है, कोई नई समाज व्यवस्था नहीं है। इसी समाज में से ही वो उसके विकास की सारी संभावनाएं पैदा हुई हैं। अब आप सोचिए 47 में हम आजाद हुए थे ना, और 47 में जब आजाद हो रहे थे उसके 2 महीने बाद यह निबंध लिखा गया है। और फासिस्ट कल्चर के साथ में और फासिज्म के साथ में जिस व्यक्ति का नाम नक्की किया है रामविलास जी ने, उसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसमें और भी 2-3 लोगों के नाम है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वारिस अभी हमारी सरकार में है। दिलचस्प है उस निबंध में जितनी भी धारणाएं दी गई हैं वे हूबहू इन टोटो नरेंद्र मोदी के शासनकाल पर और उनकी कार्यप्रणाली पर लागू होती हैं। आरएसएस ने जितना कैंपेन इस बीच में किया है उस पर वो पूरी की पूरी लागू होती हैं। वो कहते हैं, जबकि 47 में तो एक खतरा नहीं था, लेकिन वो कहते हैं, ये इसे कहते हैं एक आलोचक की दूरदृष्टि कि वो बहुत दूर तक कहां तक सोच सकता है कि एक कोई राजनीतिक फिनोमिना अगर समाज में आए या आ रहा है तो वो कहां तक दूर तक जा सकता है, वो क्या करेगा। और यही वजह कि वो 47 में लिखा गया निबंध आज भी प्रासंगिक है। मुश्किल से उसमें 2-1 लाइन ऐसी हैं जो कि आपको लगेगी कि ये पुरानी है, बाकी तो पूरा निबंध ऐसा लगेगा अभी लिखा गया है। वो लिखते हैं, कोट, फासिज्म सबसे पहले नागरिकता के अधिकारों को खत्म करता है, जनवादी विधान को नष्ट कर देता है, हिंसा और दमन के जरिए वह समाज पर बड़े बड़े महाजनों और पूंजीपतियों की तानाशाही कायम करता है। इसलिए फासिज्म जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप यहां से देखिए 47 में जो बात सोची जा रही थी और 2021 में जो बात घटित हो रही है, आप यहां से देखिए। इस दौरान नागरिक अधिकारों पर जितने हमले हुए हैं और जितनी उनकी आलोचना हुई है, इतने हमले पिछले 70 साल में कभी नहीं हुए, एक आपातकाल के अपवाद को छोड़कर। हां, यह आता कैसे है, इसके आने की प्रक्रिया क्या है, फासिज्म की ये तरीका क्या अपनाता है, इसके लिए वो कहते हैं वो कुछ आपके बीच में भुलावे की गतिविधियां करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके अंदर विभ्रम पैदा करती हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा भुलावा है, जो इल्यूजन है, वो है बतर्ज रामविलास शर्मा जाति, नस्ल और खून का। और हमारे यहां जो फासिज्म का जो मौजूदा दौर है और जो फिनोमेना चल रहा है, उसमें ये तीनों एलिमेंट हैं अपनी जगह। चौथा एक एलिमेंट है जिसकी तरफ वो ध्यान खींचते हैं। वो कहते हैं, कोट, रक्त या नस्ल के भुलावे से जुड़ा हुआ एक दूसरा भ्रम ईश्वरीय प्रेरणा का है। फासिस्ट नेता बुद्धि या तर्क के सहारे अपना रास्ता नहीं देखता, उसे तो सीधी ईश्वर से प्रेरणा मिलती है, अनकोट।
सब राम जी की कृपा से। अब आप सोचिए कि इतनी भयानक तबाही मची है इस देश में अभी कोरोना के पीरियड में। कोरोना को लेकर आपको प्रतिवाद नहीं दिखाई देंगे, लोग बिल्कुल एकदम भयानक दमन के दौर से निकले हैं इस बीच में। एकमात्र वो टिमटिमाते दीपक की तरह खाली किसान आंदोलन दिखाई दे रहा है, बाकी तो कहीं कोरोना को लेकर कोई प्रतिवाद ही नहीं है। सरकारें हैं विपक्ष की, विपक्ष है भी, लेकिन कहीं कोई प्रतिवाद नहीं है उस तरह से जैसे एक राष्ट्रीय प्रतिवाद होना चाहिए। जबकि कोरोना से तकरीबन विभिन्न अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात मानी जाए तो लाखों लोग मर गए। अमेरिकी जो तमाम विश्वविद्यालय हैं वो तो ये कह रहे हैं तकरीबन 40 लाख से ऊपर लोग मरे हैं भारत में। तो प्रतिवाद करते हुए लोग कहां गए, अपना दुख लेकर कहां गए? वो डीएम के पास नहीं गए, वो सीएम के पास नहीं गए, वो पीएम के पास नहीं गए, वो गए मंदिरों की तरफ। अब जो ही लॉकडाउन हटा, जो ही चीजें नॉर्मल हुई, मंदिरों में भीड़, नहाने वालों की भीड़, तीर्थों पर भीड़। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जो इल्यूजन है वो इल्यूजन ईश्वरीय प्रेरणा का कि जो कुछ घट रहा है ये भगवान की कृपा है, ये इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, नीतियों का कोई दोष नहीं है, नीतियां सब ठीक हैं, सिर्फ ईश्वर की कृपा से हो रहा है। 47 में रामविलास शर्मा इस चीज की तरफ ध्यान खींचते हैं जो कि आज तो एकदम जिसे कहेंगे पग पग पर वो चीज दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कोट, फासिज्म विचार क्षेत्र में अवैज्ञानिकता, बुद्धिहीनता, अतार्किकता को जन्म देता है। जो बात तर्क से सिद्ध नहीं हो सकती उसी को ऊपर उठाता है, मानो ईश्वर की कल्पना लूट और हत्या को समर्थन करने के लिए ही की गई हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जो बात तर्क से सिद्ध नहीं हो सकती उसी को ऊपर उठाता है। इन दिनों बाढ़ आई हुई है ऐसी चीजों की जिन्हें आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते। और एक हेट्रेट पड़ोसियों को लेके, पाकिस्तान को लेके, चीन को लेके एक कंटिन्यूअस युद्ध की एक फीलिंग, कभी भी युद्ध हो सकता है, ये एक बाकायदा कॉन्स्टेंटली क्रिएट की गई है लोगों के बीच में। तो रामविलास जी कहते हैं कि तीसरा भुलावा, फासिज्म का तीसरा भुलावा फासिज्म का युद्ध संबंधी प्रचार है। युद्ध का वह सामाजिक जीवन का युद्ध को वह सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग मानकर चलता है। वह यह नहीं बताता कि आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध अनिवार्य है या नहीं है, बल्कि वह हकीकत पर पर्दा डालकर बड़े बड़े सामरिक प्रदर्शन, आपने देखा होगा जितने सामरिक हथियार खरीदे गए, जितने विमान खरीदे गए, उनकी जितनी परेड कराई गई, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितना रक्षा उद्योग के निजीकरण के लिए, जितने हथियारों के कारखानों के लिए जितने अनुमति दी, रोजगार के कारखानों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और दूसरे क्षेत्रों के लिए कोई किसी भी किस्म का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। सबसे अधिक पैसा इन्वेस्ट किस पर किया? सिर्फ हथियार को खरीदने पर और हथियार के कारखाने के निर्माण के लिए समझौते करने पर, प्राइवेट कंपनियों के साथ में, विदेशी कंपनियों के साथ में सबसे ज्यादा निवेश हथियारों पर किया गया। राफेल डील से लेके अनिल अंबानी के यहां जो हथियार बनने जा रहे हैं वहां तक, कहने ना हथियारों के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। रामविलास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो हथियारों के और सामरिक युद्धों के जो युद्धाभ्यास के जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन असल में हमारे अंदर फासिज्म का जो पाशविक बल है उसके महत्व को संचारित करते हैं।
और सरल भाषा में कहें, रामविलास जी कहते हैं कि इस पूरे जो सामरिक महत्व और सामरिक शक्ति, हम चीन से बहुत मजबूत हैं, हम पाकिस्तान से बहुत ताकतवर हैं, ये जो सामरिक जो महत्व और महत्ता का प्रचार है, इसका सामान्य हिंदी में जो फ्रेज है जिसका कि वो इस्तेमाल करते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस का वे जमकर प्रचार करते हैं। पाकिस्तान के लिए भी वही मैसेज है, बिहार में किसी आदिवासी लड़की के लिए भी वही मैसेज है जिसके साथ रेप होता है, हाथरस में लड़की के साथ रेप होता है तो उसके लिए भी वही मैसेज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। खीरी लखीमपुर के किसानों के लिए भी वही मैसेज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि ये पाश्विक बल की कल्चर फासिज्म कल्टीवेट करता है। एक और चीज है जो कि फासिज्म बहुत टैक्टफुली कल्टीवेट करता है, वो ये कि ये शांति, सहयोग, मानवता, भाईचारा, इनकी खूब वो खिल्ली उड़ाता है। इंद्र बहुत है ये। आप जब कहिए कि शांति से रहिए, हिंदू मुसलमान शांति से रहें, हिंदू ईसाई शांति से रहें, नहीं, मुसलमानों को तो हम शांति से रहने नहीं देंगे क्योंकि उनका तुष्टीकरण हुआ है और उन्होंने बड़े जुल्म किए हैं। तो शांति, सहयोग, मानवता, भाईचारा, इनकी खिल्ली उड़ाई जाती है और इनको कमजोर का अस्त्र बताया जाता है। इसका लगातार प्रचार हो रहा है फेसबुक से लेकर और तमाम सोशल मीडिया में कि नहीं, अब बदला लेना है। इसी रोशनी में रामविलास जी कहते हैं कि फासिज्म जो है वो समाज का सबसे बड़ा शत्रु है, और इसकी जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये क्या है कि ये लगातार समाज को बर्बर युग की तरफ ठेलता है। अब देखिए, आप पिछले 7 साल में किस दिशा में गए हैं? आप बर्बरता की तरफ गए या सभ्यता की तरफ गए? आप ये देखिए बस खाली। चौथा मुगालता भुलावा जिसे हम लोग कहें, रामविलास जी कहते हैं चौथा भुलावा है राष्ट्रीयता का होता है। राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं है, राष्ट्र के लिए सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए, राष्ट्र में अंधभक्ति होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि बातों का प्रचार करता है। वास्तव में उसके लिए राष्ट्र मुट्ठी भर पूंजीपतियों का स्वार्थ होता है। 47 में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सरकारी तो संस्थाएं अभी दिखनी शुरू हुई हैं पिछले 7 साल थोक के हिसाब से। वास्तव में उसके लिए राष्ट्र मुट्ठी भर पूंजीपतियों का स्वार्थ होता है। राष्ट्र में अंधभक्ति का मतलब होता है इन मुट्ठी भर लोगों के पीछे आंख मूंद कर चलो। अब हमसे यही कहा जा रहा है कि जो कुछ सरकार कर रही है, टाटा को बेच रही है, अंबानी को बेच रही है, अदानी को बेच रही है, यू जस्ट फॉलो, सवाल मत करो। राष्ट्र के लिए बलिदान होने का मतलब होता है दूसरे देशों को हराने और साम्राज्यवाद विस्तार करने के लिए अपनी जान दो। लेकिन देश प्रेम का मतलब यह नहीं है कि दूसरों को छोटा समझकर उन्हें हम अपना गुलाम बनाए। लेकिन अभी देश प्रेम का मतलब यह है कि मुसलमान अगर इस देश में रहना चाहते हैं तो उन्हें सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रहना होगा। उनके नागरिक अधिकार एकदम सस्पेंड कर दिए जाएंगे। वो रह सकते हैं लेकिन नागरिक अधिकारों की बात न करें। रामविलास जी कहते हैं देश का मतलब जहां जनता होता है वहां एक देश द्वारा दूसरे पर अधिकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सभी देशों की जनता का हित एकता और शांति में है, न कि परस्पर बैर भाव रखने और युद्ध करने में। और जो बुनियादी चीज जो आज हम फेस कर रहे हैं, 47 याद करिए और अभी 2021 सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? फासिज्म के अंदर
और फासिज्म की जो राजनीति करने लगते हैं वो देश, उनके अंदर एक चीज कॉमन होती है, वे भाईचारे से नफरत करते हैं, उनको भाईचारे से भय लगता है। भाईचारे को भूल जाओ। अब नई कल्चर है, हेट कल्चर। छठा बुलावा रामलाल जी ने उसका तरफ ध्यान खींचा है, बहुत ही शानदार चीज है वो। और मोदी जी ने नारा दिया था ना, सबका विकास। सबके विकास का जो नारा दिया था, देखिए रामलाल जी 47 में लिख रहे हैं ये, वो कहते हैं कोट, छठा बुलावा व्यक्तित्व के विकास का है। फासिस्ट कहते हैं कि जनतंत्र में बड़े बड़े आदमियों को अपने विकास का मौका नहीं मिलता, वे अपनी इच्छा शक्ति का चमत्कार नहीं दिखा सकते। केवल फासिज्म में उन्हें यह अवसर और सुविधा मिलती है कि वे विशाल जन समूहों को अपनी इच्छा शक्ति से संचालित करें और इस तरह अपने देश और संसार के भाग्य विधायक बन जाएं। वास्तव में इस विकास का मतलब होता है कि पूंजीपतियों के दलाल बनकर, ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, इसकी परिणति कहां हुई है? रामलाल जी उसकी तरफ ध्यान खींच रहे हैं। वास्तव में इस विकास का मतलब होता है कि पूंजीपतियों के दलाल बनकर उनके इशारे पर कठपुतली की तरह नाचना। इस विकास में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करने की गुंजाइश नहीं है। आप पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बीजेपी ने, उनके तमाम किस्म के जो मीडिया गैंग में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो खुली लूट है, कारपोरेट घरानों की जो खुली लूट है, उसके खिलाफ में एक अक्षर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जब आप पूंजीपति के दलाल की भूमिका, हाँ दलाल बन सकते हैं आप बीजेपी के दलाल बनिए, आप राशन बनवाने में दलाली खाइए, आप बिजली का कनेक्शन दिलाने में दलाली खाइए, आप वैक्सीन लगवाने में दलाली खाइए, आप मनरेगा के लिए दलाली खाइए, आपको दलाली के काम मिल जाएंगे। और वही सबका साथ सबका विकास का मतलब है दलाल कल्चर का विकास और नागरिक को दलाल में कन्वर्ट करना। और जब आप पूंजीपतियों के दलाल होंगे तो किसके सहारे पर नाचेंगे? आप पूंजीपतियों के सहारे पर नाचेंगे। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं। बंगाल में जो चिटफंड कंपनी थी, जिसका मालिक अभी जेल में है, उस चिटफंड कंपनी के कम से कम 20 लाख एजेंट थे जो गांव गांव तक फैले हुए थे। उस चिटफंड कंपनी ने सबसे बड़ी, और उसके दलालों ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की लेफ्ट फ्रंट को ध्वस्त करने में, ममता की वापसी में। लेफ्ट फ्रंट समझ नहीं पाया इस बात को। तो पूंजीपतियों के पास में व्यक्तित्व के विकास का एक ही तरीका है, दलाल बनो और दलाल बन के काम करो। और दलाल का मतलब यह पूंजीपति की कठपुतली की तरह काम करो। और इसमें आपके पास में पूंजीवाद के खिलाफ में आलोचना के लिए कोई राय देने का अधिकार नहीं होगा। आप साम्राज्यवाद के खिलाफ में बोल नहीं सकते। उसमें तर्क, बुद्धि, सहृदयता आज के लिए जगह नहीं होगी। मुट्ठी भर महाजनों के इशारे पर जो फासिस्ट नेता कहे, उसी पर उसके छोटे छोटे अनुचरों को चलना होता है। 47 में ये बात कह रहे हैं और ये मोदी भक्त अभी दिखाई दे रहे हैं आपको। बड़े फासिस्ट नेता इस विकास से अपनी जेबें भर लेते हैं, लेकिन छुटभइये अनुयायी युद्ध में बलि के बकरे के बनकर ही जीते हैं। पूंजीवादी स्वार्थ के लिए लाखों की संख्या में वे हलाल किए जाते हैं। आप जान लीजिए, ये जो मोदी गैंग के तौर पर जो लाखों लोग, हजारों लोग रिक्रूट किए गए, ये अल्टीमेटली इनकी भी बलि चढ़ेगी। तो फासिस्ट कल्चर का ये एक हिस्सा है कि जो दलाल होते हैं वे मारे जाते हैं, और यही उनके विकास का अंत भी है। विकास का मतलब दलाल बनो, दलाल बन के कमाओ और अंत में पूंजीपति के हाथों मौत के शिकार बनो।
सातवां भुलावा फासिज्म का, सातवां भुलावा संस्कृति का है। फासिस्ट कहते हैं हम संस्कृति के रक्षक हैं, हम प्राचीन संस्कृति का उद्धार करेंगे, हम सारे संसार में अपनी संस्कृति का प्रसार करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू धर्म विश्व का सबसे महान धर्म। प्राचीन संस्कृति का मतलब उनके लिए बर्बरता होता है। ये रामविलास जी के शब्द हैं। उनकी दृष्टि में संस्कृति का आधार मानवता नहीं दानवता है। अपनी लूट और हत्या को सही साबित करने के लिए वे अपने पूर्वजों को भी हत्यारा और लुटेरा बनाकर बड़े प्रेम से उन्हें पूछते हैं। एक अन्य चीज जिसकी तरफ रामविलास जी ने ध्यान खींचा है, उसे मैं सीधे एग्जैक्टली पढ़ना चाहता हूं क्योंकि वो लोगों के बीच में जाए। वो ये कि फासिस्ट संस्कृति का संबंध कुसंस्कारों से है, संस्कारों से नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि वे आरएसएस के लिए काम करते हैं और वे संस्कारी हैं, वे झूठ बोलते हैं। फासिस्ट कभी भी संस्कारी नहीं हो सकते। फासिस्ट संस्कृति का संबंध कुसंस्कारों से है, मानवीय संस्कृति से तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए रामविलास जी कहते हैं, इसीलिए फासिस्ट बराबर कोशिश करते रहते हैं पुरानी संस्कृति को तोड़ मड़ोड़ कर सामने रखें। पुराने लेखकों में से साम्राज्यवादी भावनाएं, अतार्किकता, बुद्धिहीनता की बातें वे खोज लाते हैं, या बिल्कुल ही असफल रहते हैं तो पुरानी पुस्तकों को जला देते हैं। आखिरी चीज आज की बातचीत की और इंपॉर्टेंट चीज, जो लेखक फासिज्म का विरोध करता है, वो लोग कहते हैं ना कि हम संस्कृति के रक्षक हैं। अगर संस्कृति के वे रक्षक हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने लेखकों की हत्याएं क्यों की। उनसे पूछा जाना चाहिए कि लेखकों को देश छोड़कर क्यों जाना पड़ा। हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा पेंटर देश छोड़कर चला गया उनकी वजह से। सारी दुनिया का अनुभव है कि फासिज्म जहां पर भी आया है उसने संस्कृति कर्मियों, लेखकों, बुद्धिजीवियों को देश से खदेड़कर बाहर किया है, अन्यथा मार दिया है। हमारे यहां रामविलास जी ने लिखा है कि जो लेखक फासिज्म का विरोध करने की हिम्मत करता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। भाड़े के लेखकों से फासिस्ट नेता जो साहित्य लिखाते हैं उसमें लुटेरों और हत्यारों को हीरो बनाया जाता है। उसके घृणित कार्यों को राष्ट्रीय गौरव के अनुकूल बताकर जनता के सामने उनकी मिसाल रखी जाती है। फासिस्ट ध्यान रखते हैं कि साहित्य में जनवादी विचार कहीं भी पनपने न पाए। आर्थिक संकट, बेकारी, गरीबी, जनता के भय और त्रास की झलक भी न मिले। इस तरह फासिज्म साहित्य और संस्कृति का सबसे बड़ा शत्रु है। और एक बहुत मजेदार बात कही जो अभी चल रही है, अब कुछ भी होता है ना तो एंटी लेफ्ट, एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा है। तो रामविलास जी 47 में लिख रहे हैं ये बात, ये आज की नहीं है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड कंपनी, ये आज की ये समस्या नहीं है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने में भी थी। रामविलास जी ने लिखा है कि फासिज्म के प्रचार का सबसे सबल और निर्बल अस्त्र है कम्युनिस्ट विरोध। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में मोदी गैंग का जो मीडिया सेल है उसने एंटी लेफ्ट कितना कैंपेन किया है। और एक और चीज उन्होंने पैदा की है जिसकी मैं बार बार चर्चा करता रहा हूं, उन्होंने अपने इस निबंध में इसका उल्लेख किया है, बहुत अच्छे ढंग से उल्लेख किया है। वो ये कि वे एक तो युद्ध को अनिवार्य बताते हैं, हमले करना अनिवार्य बताते हैं। दूसरा यह कि हत्या और हिंसा को वे मानवता और भाईचारे से भी श्रेष्ठ मानते हैं। जब वो किसी की हत्या करके आते हैं या वो वायलेंस करके आते हैं तो फासिज्म के लिए मानवता और भाईचारे से श्रेष्ठ कौन सी चीज है? हत्या और हिंसा। एक अन्य चीज जो कि इस बीच में बड़े पैमाने पर कल्टीवेट की गई और अब
फिर आ रही है तेजी से उभर के, वो ये कि उस समय भी ये संकट था 47 में, आज उससे ज्यादा गहरा संकट है। वो कहते हैं, कोट, फासिज्म की खूबी है और फासिस्ट संगठन की खूबी है कि वे अपने कुकृत्यों को छिपाकर दूसरों के अत्याचारों का वर्णन करके वे प्रतिहिंसा की आग सुलगाते हैं, जिसमें आगे चलकर भारत की स्वाधीनता और जनतंत्र दोनों भस्म हो जाए। मुसलमानों ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये किस लिए? ये इसलिए कि प्रतिहिंसा की आग को कैसे भड़काया जाए। और टारगेट पर कौन है? मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो बहाना है, औरंगजेब बहाना है, मुस्लिम शासकों के दौर की हिंसा बहाना है। टारगेट है लोकतंत्र और स्वाधीनता। अब एक अंतिम पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं जो कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और इसमें एक आध शब्द आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो एकदम सटीक है। वो लिखते हैं, उत्तरी हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं वो, और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा क्राइसिस है अभी। उत्तरी हिंदुस्तान में खास तौर से रियासतों में बड़े बड़े हथियारबंद जत्थे घूम रहे हैं। उन्होंने यह असंभव कर दिया है कि आदमी शांति से जिंदगी बिताए। खेती बाड़ी और उद्योग धंधों को भारी धक्का लगा है, गरीबी और बेकारी बढ़ रही है। ऐसी दशा में फासिस्ट विचारधारा सर उठाने लगी है। हमारी जाति श्रेष्ठ है, दूसरों का मजहब गलत है, इनको खत्म किए बिना हम जी नहीं सकते। इंसानियत धोखा है, हमारी राष्ट्रीयता भाईचारे की विरोधी है। संस्कृति के नाम पर हमें अल्पसंख्यकों की हत्या के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इन सब बातों का जोरों से प्रचार हो रहा है। कोटेशन बंद। अक्टूबर 1947, 10 अक्टूबर 2021, एग्जैक्टली सेम। उनकी कोशिश है, रामविलास जी कहते हैं, ये पंक्ति पढ़ के खत्म करूंगा मैं, उनकी कोशिश है कि देश से जनतंत्र खत्म करके एक फासिस्ट हुकूमत कायम की जाए। मैं रामविलास जी के जन्मदिन पर हिंदी के लेखकों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे फासिज्म के चरित्र को समझें, गंभीरता से लें। फासिज्म गया नहीं है, मोदी हारा नहीं है, खतरा सिर पर मंडरा रहा है। उन्होंने जीना दूभर कर दिया है। जरूरत किस बात की है? अधिक से अधिक समसामयिक राजनीतिक सवालों पर अधिक से अधिक लिखा जाए, कविता, कहानी, उपन्यास पर बात की जाए। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती पॉलिटिक्स से आ रही है। पॉलिटिक्स पर